अफेयर। अभी दोस्तों जो वेस्ट एशिया के अंदर एक कन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन हमास एंड इज़राइल, उसको लेके एक न्यूज़ आ रही है जैसे कि आईएमईसी था। ये आईएमईसी, पहले ये जान लेंगे कि आईएमईसी है क्या। तो आईएमईसी है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये कॉरिडोर प्रपोज था जब अभी इंडिया के अंदर G20 हुआ था, तो वहाँ पर ये 9 सितंबर को वहीं पर प्रपोज हुआ था कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें क्या था कि जो इंडिया है और जो अभी ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट पे भी अलग से क्वेश्चन आएगा कि मिडिल ईस्ट क्या है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट जो है ये वाला इलाका पूरा, ये वाला इलाका मिडिल ईस्ट कहलाता है। ठीक है, ये पूरा इलाका मिडिल ईस्ट का है। ठीक, तो ये जान लीजिए आप, इसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट। ठीक, अभी यहाँ पर ये बोला गया कि आईएमईसी जो है ये खतरे में पड़ गया कि ये नहीं चल पाएगा, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि ये चलेगा। तो पहले आप ये जान लो कि आईएमईसी है क्या, ये कहाँ से कहाँ किस किस को जोड़ेगा। तो देखिए ये यूरोप तक जाएगा सीधा, इंडिया से कहाँ तक जाएगा, इंडिया से जाएगा सीधा, ये देखिए ये है यूएई के बाद सऊदी अरब होते हुए इज़राइल होते हुए उसके बाद सीधा इटली जाएगा और ये इधर जाएगा फ्रांस में। तो ये पूरा का पूरा आपको इंडिया को एक तरह से मिडिल ईस्ट से जुड़ाएगा और उसके बाद मिडिल ईस्ट को सीधा किससे जोड़ देगा, ये सीधा यूरोप से। तो यूरोप से इंडिया तक ये पूरा कॉरिडोर है। बोल रहे हैं कि ये कॉरिडोर जो है अभी मतलब ख़त्म हो सकता है ये, क्योंकि इसमें इजराइल भी था, इसके अंदर सऊदी अरब भी था। अब सऊदी अरब और इजराइल में आपस में एक तरह से उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये इस पर कुछ असर पड़ेगा नहीं इसका, ये मामला कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा और ये चलता रहेगा। तो आपके लिए बस जरूरत है ये कि इंडिया आईएमईसी है क्या चीज़, इसका फुल फॉर्म, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नक्शा जो है अब ये आप अपने दिमाग में रख लो, इस पर क्वेश्चन आएगा जरूर, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या ये पूछेगा इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है आईएमईसी। अब देखते हैं इसमें जो ये है अभी जो मीटिंग हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 की मीटिंग चल रही है अभी। G20 जितने भी फाइनेंस ऑफिसर्स हैं और जो सेंट्रल बैंक के मिनिस्टर वो हैं गवर्नर, उनकी मीटिंग चल रही है। ये याद रखना कि G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई है, कभी इंडिया ही लगा दो, इसमें जो है यहीं पर गड़बड़ होगी। ये हो रही मार्कस में, मोरक्को में। ठीक है, तो ये याद रखना है कहाँ पर हो रही है, मोरक्को में हो रही है G20 की मीटिंग। ठीक, और वहाँ पर ये बवाल हुआ, मतलब ये बात आई थी कि ये आईएमईसी चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो G20 पे अलग से और भी कई सारे सवाल हैं। सवाल इस पे क्वेश्चन ये भी आता है कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आपको ये भी याद रख लेना कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इस पे 2020 में यूपीएससी प्री में सवाल आया था। ये देखिए ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर 4 कंट्रीज, कौन सी इनमें से हैं, कुछ इस तरह सवाल पूछेगा आपसे। तो G20 कंट्रीज आप किस तरह से याद रखोगे, ये याद रख लो इसमें कि जैसे इंडिया तो है ही नॉर्मली, अभी जो कंट्री हैं वो तो है ही, बड़ी बड़ी कंट्री आपको याद रहेंगी आराम से, जैसे कि कनाडा हो गया, ये हो गया, यूरोपियन यूनियन भी आपको याद है, जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, तुर्की ये छोटा कंट्री है, इटली भी हल्का हल्का याद रह जाएगा आपको, रसिया याद हो जाएगा आपको, चाइना भी याद रह जाएगा। ठीक है, जो छोटी छोटी कंट्री हैं, जैसे कि आप देखिए मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट की केवल एक कंट्री है इसके अंदर, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस तरह भाई यहाँ पर ब्राज़ील और इजराइल, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये याद रखना है। मैक्सिको याद रखना, छोटी कंट्रीज़। ठीक है, साउथ अफ्रीका याद रखना, साउथ अफ्रीका नॉर्मली याद रहेगा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली याद रहेगा, इंडोनेशिया और कोरिया। ठीक है, इस तरह की कंट्रीज़ आपको याद रखनी जो थोड़ी जिनका आपको लगे नहीं है, जैसे कि देखो यूएई इसमें नहीं है, बड़ी अच्छी कंट्री है मतलब, लेकिन वो नहीं है, केवल सऊदी अरब है वहाँ से, मिडिल ईस्ट से केवल सऊदी अरब है। तो ये आपको याद रखना, इस पे ही क्वेश्चन था डायरेक्ट, और यही क्वेश्चन जो है दोबारा आ सकता है। ये देखिए इसमें आ रखा है कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ये अब पीसीएस प्री में और एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको चौकन्ने रहना है कि या तो यही क्वेश्चन उठा कर रख देगा, या आईएएस में भी अलग से क्वेश्चन पूछेगा दूसरा, या फिर ये। तो इसकी सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, G20 के सारी कंट्रीज आपको याद रखनी है इसमें। अभी नई कंट्री जुड़ गई है इसके अंदर, वो कौन सी कंट्री क्या पूरा एक ग्रुप जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन का, तो उस पर भी सवाल आएगा। अभी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी रिपोर्ट एग्जाम वाला पक्का पूछता है, जो थोड़ी पुरानी हो गई हो। अब जैसे ही आप आरओ के एग्जाम में पहुँचोगे तो वो फरवरी में होने वाला है, और अगर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आप समझ लीजिए जो वो मार्च में होगा, तो जो एग्ज़ाम भी होगा उसका दूर वाली रिपोर्ट पूछेगा। तो देखिए ये है बिगर बोल्डर बेटर, ये रिपोर्ट किसने जारी की यही पूछ लेगा। तो बिगर बोल्डर बेटर रिपोर्ट जारी की है G20 ने, और ये जो मीटिंग चल रही है अभी वहीं पर ये हुई है। तो याद रखना, एक तो मीटिंग G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग कहाँ पर हो रही, तो मार्कस में हो रही है, मोरक्को में। दूसरा ये जो रिपोर्ट जारी की है किसने जारी की, कौन से ग्रुप ने, तो बिगर बोल्डर बेटर ने ये G20 जो है इसने जारी की है। ठीक है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं।
अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी एक बड़ा न्यूज़ है, ये सारे अखबारों ने कवर किया आज, कि एक्सपोर्ट जो है वो डिप हुआ है हमारा, थोड़ा सा 2.6% डिप हुआ है सितंबर में। ठीक है, तो इसमें कई सारे टर्म है, ये डिप तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें टर्म ये है कि ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या चीज़ होती हैं। तो आप यहाँ छोटा छोटा समझ लो कि जो ट्रेड डेफिसिट है, एक तरह से ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर वो एक तरह से भारत के अंदर जितना भी इंपोर्ट होगा और जितना एक्सपोर्ट होगा उसका डिफरेंस होगा। अब इसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इसमें गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगी। जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे तो इसमें गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है गुड्स और सर्विस दोनों का मिला के जो अंतर होगा, मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया उसका जो अंतर है वो होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, दोनों ही मिला के ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया कम इंपोर्ट किया, तो आप फायदे में होंगे, तो सरप्लस में चले जाओगे, डेफिसिट होगा नहीं। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। लेकिन ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट से कैसा डिफरेंस है। ट्रेड डेफिसिट के अंदर ओनली गुड्स आती हैं, तो इसके अंदर केवल गुड्स आएंगे, मतलब आपने कितनी गुड्स बेची और कितनी खरीदी, उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा ट्रेड डेफिसिट। मतलब अगर आप ज़्यादा गुड्स खरीद रहे हो, कम बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये है तब ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब ये है कैड जो है वो सर्विसेज और गुड्स दोनों को कवर करता है, जबकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो केवल और केवल सर्विसेज को केवल और केवल वो गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज इसके अंदर नहीं होती हैं, इसमें काउंट नहीं होती। तो ये याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद कल हम बात कर रहे थे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें काफ़ी बवाल हो गया। तो एक दो चीज़ और याद रखना है इसमें। एक तो पोजीशन पिछली कल ही पूरी हो गई हैं। इसमें इसका जो इंडेक्स बनता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर नरिशमेंट, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन भारत की खराब है, 18.7% के आसपास जो है बच्चे इसमें। इस पर भी अभी बवाल आया कि पहले ये देख लो कि जीएचआई जो है वो कितना उसमें वेटेज है। आईएएस में जरूर आ सकता है और पीसीएस में भी डायरेक्ट इसमें सवाल ऐसे ही आएगा। ठीक है, पूछेगा कि जीएचआई कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/6 स्टैंडिंग वेस्टिंग है, लेकिन 1/3 और 1/3 जो है वो अंडर नरिशमेंट और इसकी हिस्सेदारी है। इसीलिए शायद हमारी कंडीशन ज़्यादा बुरी दिखाई दी इसमें, क्योंकि 1/3 है अंडर नरिशमेंट। ठीक है, इसमें हमारी पोजीशन खराब है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी, किसका किसका वेटेज, कितना वेटेज है। और नॉर्मल क्वेश्चन आया तो सीधा ये आएगा। इसके अलावा देखिए जो हंगर की कंडीशन है भारत के अंदर, मेथोलॉजी को लेकर मैं कल भी बात कर रहा था कि बहुत ही खराब है। इसमें एक दो चीज़ और है कि हम लोग इसमें जान लें कि हमारी जो हंगर की पोजीशन कंडीशन है उसको लेकर सरकार क्या कर रही थी। जैसे यहाँ पर देखिए ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस पर कई बार सवाल आया है, आईएएस मेंस में सवाल आया है, पीसीएस मेंस में सवाल आया है, इवन अब प्री में भी सवाल आया है, अभी पीसीएस 2019 में सवाल आया था। तो इस पर याद रख लो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये किस तरह का है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसके अंदर क्या क्या है। अब देखिए सवाल ये था इसमें। इसके अलावा जो हंगर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जीकेवाई, मैंने कल बताया था, पीएम जीकेवाई, गरीब कल्याण अन्न योजना चला रखी है सरकार ने। अब ये सारे के सारे जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया और ये और कई सारी स्कीम है जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, ये सारी मिक्स करके गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर ही इन्होंने कर दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके बारे में पूछता है क्या क्या है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 का, ये किस किस चीज़ को कवर करता है। तो देखिए ये लगभग जैसे यहाँ पर इसमें क्वेश्चन ही है, ये देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 में, पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन। इसमें देखिए 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, 50% ये अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है, और टोटल मिला के 67% पॉपुलेशन को कवर करता है। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं को पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर महिलाओं को तो 6,000 रुपये भी दिया जाता है इसके अंदर, जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, इसके अलावा जो महिला एम्पावरमेंट में भी इसका विशेष योगदान है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। इसमें जो महिला होती है उसी को घर का सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है। इसके अलावा इसमें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो एक तरह से जो अनाज होता है वो, और इसके अलावा 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है। इसके अलावा सीरियल्स भी इसमें बढ़ा दी गई हैं इसके अंदर। तो एक तरह से ये लगभग 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से 25 किलो अनाज पर फैमिली को दिया जाता है इसमें। तो ये सारे ही आंकड़े आपको इसमें याद रखने हैं। मेंस में भी सवाल आएगा, मेंस में शायद पिछली बार सवाल था, आईएएस मेंस में 2022 में, और पीसीएस 2018 के मेंस जो था उसके अंदर इसमें डायरेक्ट सवाल था। तो ये पूरा का पूरा, और ये प्री में भी सवाल आएगा। तो इस तरह से इसे याद रखना है। इसके बाद देखिए एक और है कि ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2023 ये रिलीज हुई है। तो इसमें जरा ध्यान रखना है आपको कि ये किसने जारी की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता है 2023 पीसीएस में आया था क्वेश्चन कि ये वाला इंडेक्स या रिपोर्ट कौन जारी करता है। उसमें शायद
सोशल सिक्योरिटी इंडेक्स कुछ करके आया था 2023 में। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट, ये सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जारी की है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ इतना जरूर जान लो कि सेव द चिल्ड्रन ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ टाइप होगी है, और इसी ने जारी की है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2023। जैसा अभी आपने देखा कि वो पहला G20 ने एक रिपोर्ट जारी की, ऐसे ही ये वाली रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को लेकर सारी रिपोर्ट है। इसके अलावा एक और है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समिट जरूर आएगी एग्जाम में। तो मुंबई में ये हुई है समिट, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। समिट बहुत सारी हो गई हैं, जैसे कल मैं BRI की बात कर रहा था, BRI कहाँ पर हो रही, ये बीजिंग में हो रही है। ऐसी जो आयुर्वेदिक सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा। इस तरह की जो मीटिंग है ये याद रखनी है पूरी की पूरी। ठीक, अभी G20 का मीट चल रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का, कहाँ पर, वो मर्करिस में। ठीक है, ऐसे ही अभी एक और है, अभी जब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे साथ भारत आए थे वो, उनमें ये एक चीज़ आई थी कि अभी भारत जो है सीधा श्रीलंका के साथ कई सारी अपना जो व्यापार को बढ़ाएगा। तो इसमें ये बता रहे थे कि फेरी सर्विस भी शुरू होनी चाहिए दोनों तरफ से, इधर से उधर, जिससे कि आराम से आना जाना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए नागपट्टनम पोर्ट याद रखना है आपको। इसमें नागपट्टनम पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में, याद रखना है, प्री में आएगा, ये ज्योग्राफी का एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, और जो फेरी शुरू हुई है देखिए वो नागपट्टनम टू कनकास्थरोई कुछ करके है श्रीलंका के अंदर। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, फेरी किस किसके बीच में शुरू हुई है, कौन कौन से पोर्ट में दे देगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद जो RTI है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, CIC है, इसके अंदर भी अभी वो आया था कि इसके 18 साल पूरे हो गए हैं। तो बताइए, तो RTI एक्ट एक तो याद रखना है आपको, 2005 का एक्ट है ये। ठीक है, इसके अलावा RTI जो है ये फंडामेंटल राइट 19 आर्टिकल 91 का हिस्सा है ये। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इसमें CIC जो है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसके ऊपर आता है कि ये किस तरह की बॉडी है। तो ये स्टैच्यूरी बॉडी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर सवाल बनता है कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो किस तरह की बॉडी, ये है स्टैच्यूरी बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक CIC होता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसके अलावा 10 और IC होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी जो पावर है वो कम कर दी है, नया वाला एक्ट आया था 2021 का, CIC एक्ट 2021, उसमें इसकी पावर कम कर दी है। कई सारे स्टेट हैं जो पहले स्टेट अपॉइंटमेंट करते थे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, अभी क्या कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने पास रख ली है, जो स्टेट वाले होंगे वो भी हम जो है अपॉइंट करेंगे उसको। इसके अलावा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो मीथेन के ऊपर है, मीथेन के बारे में बहुत, ये एक तरह से जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीथेन का सबसे ज़्यादा, कि एक तो देखिए ये है यहाँ पर कि मीथेन प्लेज जो है, मीथेन प्लेज जो मीथेन एक तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में इसके योगदान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है CH4। ठीक है, मीथेन को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे गोवर्धन योजना चलाई थी सरकार ने, कि जो गोबर वोबर से जो मीथेन निकलती है, मीथेन के और कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि कई बार जब हमारे जीव जंतु ये जुगाली करते हैं, घरों में रहने जीव, वो जब जुगाली करते हैं तो उससे भी CH4 निकलता है। तो ये याद रखना है आपको कि CH4 जो मीथेन है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 पे है। हालांकि जो पोटेंशियल होता है CH4 का, जो मीथेन का पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि उसकी तादाद कम होती है तो इसलिए CO2 को नंबर 1 पर रखते हैं, और दूसरे नंबर पर किसे रखते हैं, CH4 को, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल गैसेज हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें 2-3 चीज़ें और हैं इसको लेके, ये देखिए ग्लोबल मीथेन प्लेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये COP26 हुआ था, COP26 उसके दौरान ये ली गई थी ग्लोबल मीथेन प्लेज। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि 30 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो है ये ग्लोबल मीथेन प्लेज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल मीथेन प्लेज COP26 के दौरान ली गई थी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, और इसमें ये बोला गया था कि ग्लोबल मीथेन प्लेज किससे संबंधित है, 30% जो इमिशन है मीथेन का वो कम कर दिया जाएगा 2030 तक। हालांकि इसके अलावा एक और है 13x30 टारगेट। तो याद रखना है 13x30 टारगेट किस चीज़ से संबंधित है, तो ये पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है पूरी दुनिया की, वो 30% तक, मतलब उसको सिक्योर करने का टारगेट है 2030 तक। तो ये 13x30 टारगेट है, लेकिन ये वाला भी एक तरह से 30 वाला ही टारगेट है, ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो COP26 की ये ओरिजिन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर गोवर्धन योजना के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की योजना है ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की गोवर्धन योजना। ठीक है, जितने भी हमारे बायो वेस्ट होता है उसको
घरों में जो बायो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, उसको दोबारा से उससे एनर्जी बनाने से संबंधित है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा वैसा सा न्यूज़ है, अब तो ये फैक्चुअल न्यूज़ है। लॉस एंजलिस में 2028 का ओलंपिक होने वाला है, ये याद रखना है, इसमें क्रिकेट भी इसमें आने वाला है, ठीक है। एशियन गेम से क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। इसके बाद है फुटबॉल में मर्डेगा कप, याद रखना कि यही पूछ लेगा कि मर्डेगा कप किससे संबंधित है। अभी फिलहाल भारत बाहर हो गया इसमें, मलेशिया में मर्डेगा कप हो रहा है, भारत तो बाहर होने वाला है, भारत हो गया बाहर इसमें, ठीक है। किससे संबंधित है यही कई बार पूछ लेगा। अब ये भी पूछेगा कि मतलब इसमें कौन हारा कौन जीता, तो ये तैयार रखना है, एक सिंगल क्वेश्चन आएगा इसमें। इसके बाद है भारत बनेगा रोबोटिक्स का हब। अभी रोबोटिक्स का जो सरकार ने अभी नई रणनीति जारी की, इस पर एक सरकार ने पॉलिसी लॉन्च की है, कुछ दिन बाद नई पॉलिसी आएगी तो उस पर बात करेंगे। अभी कौन से स्टेट ने पहली पॉलिसी लॉन्च की, साल तेलंगाना था जिसने इसके ऊपर, अभी देखना है ये देखना कि पहला स्टेट कौन सा है जिसने रोबोटिक पॉलिसी लॉन्च की है इंडिया के साथ, तेलंगाना है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। इसके अलावा एक और है इसमें कि 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसके अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो गया माइकल डगलस को। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकल डगलस। अब ये देखना है कि माइकल डगलस जो है वो किस कंट्री से है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।